जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में। लास्ट वीडियो को आपने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः उसी वीडियो का दूसरा भाग, यानी कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जहां 20, 21 और 22 के सेशन के लिए, जहां 21 और 22 के सेशन के लिए आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, उसी वीडियो का सेकंड भाग आपके लिए लेकर आया हूं। पहला पार्ट आपने देखा जहां आपको बताया गया था किस विषय में कितनी सीटें आई हैं और लास्ट डेट क्या है। इस वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में सभी चीज़ों को कवर करना संभव नहीं था, क्योंकि जानकारियाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, समझना ज़रूरी था और आपको समझाना के उद्देश्य से वीडियो को 2 भाग में बनाया गया है। यदि ज़रूरत लगी, आपके सवाल यदि आते हैं, कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब आपको यदि प्राप्त नहीं होता है अप्लाई करते वक्त में, तो तीसरा वीडियो भी बन जाएगा। अपने जवाब को आप भेज दीजिएगा, ठीक है। कोई भी दुविधा हो तो जो सीटें आई हैं 190 से ज़्यादा, उसको अप्लाई करने से पहले, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रोस्पेक्टर को पढ़ लीजिएगा। प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 21 को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर से बता दूं, पेज नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 21 को या कहें 19 तक ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सबसे ज़रूरी बातें हैं, नहीं तो ऐसा ना हो कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद जब वेरिफिकेशन की लिस्ट आए उसमें आपका नाम आ जाए कि आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो किन कारणों से डिस्क्वालीफाई आपका फॉर्म हो सकता है, उन रीज़नों की बात करूंगा और कुछ खास बातें विश्वविद्यालय के विषय में, क्योंकि मेरा संबंध इस विश्वविद्यालय से है, आप सभी जानते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले नंबर पर पहली बात की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां दिया होगा पीएचडी की सीट और पीएचडी का विषय। एक चीज और मेंशन होगी पेज नंबर 15 पे जाकर कि आप किस विषय से संबंधित होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। ऐसा समझिए कि मान लीजिए आपको पीएचडी इन चाइनीज भाषा में अप्लाई करना है, जहां 4 सीटें आई हैं, तो आपको ये देखना होगा कि एमए आपका चाइनीज भाषा से होना चाहिए, या एमए आपका चाइनीज साहित्य से होना चाहिए, या फिर आपका भाषा विज्ञान से या किसी डिप्लोमा कोर्स से यदि आपने अपना पीजी या कोई डिप्लोमा किया है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं उस विषय में या नहीं। इस चीज को ध्यान से देखने समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, दूसरी बात, कि जो भी सीटें आई हैं उसको ध्यान से देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें आई हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप हो मान लीजिए एसटी कैटेगरी के और आपने अप्लाई कर दिया किसी विभाग में, लेकिन मालूम चला कि उस विभाग में एसटी कैटेगरी की कोई सीट नहीं थी, या फिर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से और उस विभाग में यदि जनरल कैटेगरी की सीट नहीं है और आपने कर दिया अप्लाई, फीस सबमिट हो जाएगी, फॉर्म जमा हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सीट ही नहीं है उस कैटेगरी की तो आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से एक विषय है इसमें बुद्धिस्ट स्टडी, एक सीट आई है और वो सीट है केवल जनरल कैटेगरी की, लेकिन यदि उस सीट पर कोई पीएच बच्चा अप्लाई करता है, कोई एससी बच्चा अप्लाई करता है, कोई एसटी बच्चा अप्लाई करता है, कोई जनरल बच्चा अप्लाई करता है, मान लीजिए 4 फॉर्म आ गए 4 अलग अलग कैटेगरी के, तो एडमिशन किसको मिलेगा? क्योंकि एक सीट या 2 सीट पर कोटा लागू होता है, नहीं होता है, ये विश्वविद्यालय के अपने नियम कानून होते हैं, लेकिन ये सीट ओनली फॉर जर्नल है। और एक सीट है तो एक सीट पर कोई भी फाइट कर सकता है, लेकिन जिस कैटेगरी की सीट नहीं है, आप चाहें तो ओपन कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो आप उसके लिए 100% एलिजिबल है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं उसी ही कैटेगरी में अप्लाई करूं, तो आपको देखना होगा कि उस कैटेगरी में सीट है या नहीं है। इस बात का ध्यान, जैसे कि संस्कृत विभाग है, संस्कृत विभाग में 2 सीटें आई हैं, एक आई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सीट, एक आई है जनरल कैटेगरी की सीट। लेकिन यदि इस विभाग में कोई एससी का बच्चा अप्लाई करता है, एसटी का बच्चा अप्लाई करता है, कोई पीएच बच्चा अप्लाई करता है, तो आप बेशक इंटरव्यू तक पहुंच जाएंगे और आपके नंबर भी अच्छे यदि आ गए तो आपका एडमिशन यदि होना होगा तो जनरल कैटेगरी से होगा या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से होगा, अन्य कैटेगरी से नहीं हो पाएगा। इसीलिए किस कैटेगरी में कितनी सीट है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। कुछ और जरूरी बातें, यदि आप एक से ज्यादा विषय में अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी के लिए, तो ध्यान रखिएगा, आपको एक से अधिक विषय में पीएचडी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म को भरना होगा। क्योंकि जैसे कि डीयू में था और बीएचयू में था कि एक ही फॉर्म में एक से ज्यादा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते थे आप, ठीक है ना। ये ऑप्शन था, एक ही ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप एक से ज्यादा फॉर्म में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है, आपको अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फॉर्म में अप्लाई करना होगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, आप एक पीएचडी कोर्स के साथ किसी एक ही विषय का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आप एक डिग्री के साथ एक से ज्यादा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर करते हैं तो आपके एडमिशन को कैंसिल या रद्द कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक, एक और चीज,
कम से कम 3 वर्ष में अपना पीएचडी जमा कर सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पीएचडी आप 6 वर्षों में जमा कर सकते हैं। ठीक है, इस बात का रखेगा विशेष रूप से ध्यान। पीएचडी सबमिट करने का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे, जो परीक्षा का शुल्क है केवल वही लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्प्टेड है। नेट पास, जेआरएफ पास, एमफिल पास, नेट पास, जेआरएफ पास, एमफिल पास बच्चे यदि ये समझते हैं कि उनको एग्जाम्प्टेड किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा सभी कैटेगरी और सभी बच्चों को देनी होगी। यानी कि आप चाहे नेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई है, आरजेएनएफ है, एमएनएफ हैं, या एससी, ओबीसी, एसटी के आपने एनएफ प्राप्त किया, जैसे कि था ना ओबीसी एनएफ, एससी एनएफ, एसटी एनएफ, यदि आपने ये भी पास किया है तो भी फर्क नहीं है, सभी को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इसका मतलब मोटा मोटा यही है कि किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त नहीं है। इस विश्वविद्यालय में ध्यान रखिएगा। एक और नियम है, यदि अप्लाई करते वक्त चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है, यदि अप्लाई करते वक्त आपकी उम्र 35 वर्ष 1 दिन भी है, यदि आपकी उम्र 35 वर्ष 1 दिन भी है, तो आप विश्वविद्यालय या फिर यूजीसी से प्राप्त छात्रवृत्ति के लिए योग्य नहीं होंगे। पीएचडी कर सकते हैं, एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन जो फेलोशिप या स्कॉलरशिप की व्यवस्था है उस क्राइटेरिया में आप नहीं आएंगे। मोटा मोटा यही है कि आपको किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या फेलोशिप, स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं होगी यदि आप 35 वर्ष से ज़्यादा की एज के हैं, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, चाहे ट्रांसजेंडर है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीडियो के पहले पार्ट में केवल आपको सीटें बताई थी और इसमें आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बतानी थी। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा विशेष रूप से आप सभी बच्चे। और कोई मेरे से गलती से कुछ बातें छूट जाती हैं तो कमेंट करके आप मुझसे भैया पूछ लीजिएगा। भुलक्कड़ इंसान हूँ, चीज़ें भूल जाता हूँ, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा की तिथि 10, 11, 12 अक्टूबर, और बड़ी डेंजरस तिथि है ये। क्यों है डेंजर तिथि, मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 5 प्रवेश परीक्षाएं इन डेट्स के दौरान होनी है भारत की, उसमें से इंक्लूडिंग महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय भी है। इसीलिए बहुत सोच समझकर एग्जामिनेशन सेंटर का चयन कीजिएगा कि आप परीक्षा कहाँ दे सकते हैं। ऐन वक्त पे ऐसा ना हो कि एक परीक्षा आपकी दिल्ली में पड़ जाए, एक परीक्षा इलाहाबाद में। तो क्यों ऐसा करना है उसके लिए जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, हम कहाँ थे, हम नियम कानून पे थे, उसकी बात कर लेते हैं, भूल भाल जाते हैं। ठीक है, एज का मैंने बताया आपको, फेलोशिप का बताया, नॉन नेट फेलोशिप। इस विश्वविद्यालय में चाहे आप नेट क्वालिफाई हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी सिलेक्टेड पीएचडी कैंडिडेट को जो नॉन नेट फेलोशिप होती है सभी विषयों में दी जाएगी यदि आपकी उम्र 35 साल से कम है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। ठीक है, उसके अलावा जो आरजेएनएफ, एमएनएफ, ओबीसी एसएफ, ओबीसी एनएफ, एससी एनएफ, ये जो मिलता है यूजीसी की तरफ से, वो सभी को दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आप सिंगल गर्ल हैं या पीएच हैं, उसके लिए कोई अलग से सुविधा नहीं है, केवल फीस में है। जो भी एससी एसटी बच्चे हैं और पीएच बच्चे हैं, जो भी एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, उन सभी बच्चों को छात्रावास के शुल्क से छूट मिलेगी। यानी कि जो हॉस्टल की फीस लगती है इस विश्वविद्यालय में, उस फीस से छूट मिलेगी। सभी एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट से उनसे हॉस्टल का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी वार्षिक फीस होगी पीएचडी की, उसके अंदर आपसे शिक्षण शुल्क वो नहीं लिया जाएगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रवेश परीक्षा का पैटर्न और परसेंटेज। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होगी ऐसी जानकारी है। इंटरव्यू भी लास्ट ईयर की तरह हो सकता है, ऑनलाइन हो। प्रवेश परीक्षा की तिथि मैंने आपको बता दी 10, 11 और 12 अक्टूबर, यही है ना, 10, 11, 12 अक्टूबर। इस बात का ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा होगी 80 नंबर की, 80% की, और 20% का आपका होगा इंटरव्यू। 40% का रिसर्च मैथोलॉजी और 40% के क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई पूछे जाएंगे। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है प्रवेश परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर। इस बात का ध्यान रखिएगा। मेरिट, आप यदि जर्नल हैं, ओबीसी में विदाउट क्रीमी लेयर हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको प्रवेश परीक्षा में 50% अंक लाने होंगे यदि आप साक्षात्कार के लिए चयनित होना चाहते हैं। लेकिन यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो आप यदि 45% नंबर लाए हैं प्रवेश परीक्षा में, तो आपको साक्षात्कार के लिए मौका दिया जाएगा। एक चीज और,
जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेंगे, मान लीजिए आपका नवंबर या दिसंबर में एडमिशन हो जाता है, लेकिन एडमिशन के वक्त आप कोई अपना दस्तावेज जमा नहीं कर पाए, जैसे कि आप अपना नेट का सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए, माइग्रेशन जमा नहीं कर पाए, या अपना अंतिम वर्ष की मार्कशीट जमा नहीं कर पाए, प्रोविजनल जमा नहीं कर पाए, तो एडमिशन तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो। लेकिन वो एडमिशन आपका अस्थायी रूप से रहेगा। आपको 6 महीने का समय मिलेगा कि जो भी प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में आपने जमा नहीं किए हैं उसको एडमिशन लेने के अगले 6 महीने तक आपको करने होंगे जमा। यदि जमा नहीं कर पाए किसी भी कोर्स में, ना कि पीएचडी, बीए हो, एमए हो, बीएड हो, एमएड हो, बीएलएलबी हो, पीएचडी हो, सभी विषयों में आपको अपने अधूरे दस्तावेजों को जमा करने का समय केवल और केवल 6 महीने का मिलेगा। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आरक्षण का जो नियम सब जगह लगता है सेंट्रल मिनिस्ट्री का, वो यहाँ पर भी है। 15% SC ST, 7.5% 15% SC को है, 7.5% ST को है, और 27% OBC नॉन क्रीमी लेयर को है, 10% इसमें EWS को है, और 5 PH कैटेगरी को 5% दिया गया, ठीक है। और हाँ, भाषा माध्यम, ये विद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का माध्यम, साक्षात्कार का माध्यम, सोनॉप्सिस का माध्यम, रिसर्च को लिखने का माध्यम, पढ़ाई लिखाई का माध्यम, सभी कुछ हिंदी में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, बाइलिंगुअल नहीं होता है, ओनली फॉर हिंदी होता है। यहाँ तक कि इस विश्वविद्यालय में कॉमर्स भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश और लॉ भी पढ़ाया जाता है इस साल से, ठीक है। एमटेक भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, लिंग्विस्टिक भी होता है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक भी होता है। सभी विषय यहाँ हिंदी माध्यम में पढ़ाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यानी कि सभी चीज़ हिंदी माध्यम में, और क्लिष्ट हिंदी नहीं होती, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में हिंदी होती है। और 2 विशेष चीज़ें इस विश्वविद्यालय की, कंप्यूटर और हिंदी भाषा, यानी कि कंप्यूटर का एक कोर्स होता है इस विश्वविद्यालय में जो सभी को करना मैंडेटरी होता है। और उस कोर्स को करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट स्तर का जो कोर्स होता है ना कंप्यूटर का, उसकी नॉलेज आपको मिल जाती है, और आप अपना लैपटॉप कंप्यूटर की छोटी मोटी चीज़ें अपने आप रिपेयर कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन कोर्स चलता है जो आपको कोर्स वर्क के दौरान कराया जाएगा, और ना कि पीएचडी में, हर कोर्स में कराया जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर की शिक्षा मैंडेटरी है, बेहतरीन है, और उस कोर्स के लिए आपको अलग से कोई फीस नहीं देनी होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा करना है, एडवांस डिप्लोमा, उसके लिए भी एक डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एप्लीकेशन कोर्स भी चलते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, कंप्यूटर कोर्स भी हिंदी इंग्लिश में नहीं, ओनली इंग्लिश में नहीं, सिर्फ हिंदी में चलते हैं। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। और भाषा, क्योंकि हिंदी विश्वविद्यालय, तो हिंदी भाषा में आप दक्ष हैं कि नहीं, हिंदी में आपको लेखन कार्य आता है कि नहीं, हिंदी लिखने आती है कि नहीं, पढ़नी आती है कि नहीं, बोलनी आती है कि नहीं, उसके लिए भी अलग से कोर्स चलता है जिसकी अलग से भी फीस आपको नहीं देनी होगी, कोर्स वर्क के दौरान ही आपको कराया जाएगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसे 10 से 12 मिनट के वीडियो में जो कुछ मुझे ठीक ठाक लगा मैंने आपको बता दिया। आपके मन में भी सवाल होंगे, वीडियो को सुनने देखने के बाद में सवाल को पूछ लीजिएगा। लाइक डिसलाइक जो करना है करिएगा, जो सवाल दागना है दाग लीजिएगा। और फिर से यही कहूँगा, वीडियो देखने के बाद आप लाइक करने से पहले प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो छोटी सी गलती आपको एक लिस्ट में ले आएगी जहां लिखा होगा आप योग्य नहीं है प्रवेश परीक्षा के लिए। जो एएमयू में हुआ, 21 अगस्त से पेपर था, 19 अगस्त को लिस्ट आई एएमयू की वेबसाइट पर कि 20 से 30% बच्चे डिस्क्वालीफाई कर दिए गए प्रवेश परीक्षा से। पीएचडी के रीजन बड़े कॉमन थे, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं लगाया, किसी ने नेट का सर्टिफिकेट नहीं लगाया, किसी ने अंतिम वर्ष की मार्कशीट नहीं लगाई। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जरूरी है, फॉर्म भरने से पहले प्रोस्पेक्टर में ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और कोई भी टेक्निकल समस्या हो फॉर्म भरने के संबंध में, उसके लिए विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिएगा। विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी, वेबसाइट, जरूरी फोन नंबर, सभी कुछ दिया है प्रोस्पेक्टर में, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और पीएचडी के बच्चे पीएचडी का ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जरूर पढ़ लीजिएगा। बिना अध्यादेश को पढ़े पीएचडी के लिए अप्लाई मत कीजिएगा। हर यूनिवर्सिटी का एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश होता है पीएचडी में एडमिशन लेने से लेकर पीएचडी सबमिशन का। और हाँ, 3 साल होने के बाद पीएचडी में कुछ नए प्रोसेस जोड़ दिए गए हैं, री रजिस्ट्रेशन का, री हॉस्टल एडमिशन का, री पीएचडी एडमिशन का। तो क्या क्राइटेरिया है उसके लिए भी आप भैया पढ़ लीजिएगा ऑर्डिनेंस को। ऑर्डिनेंस का पेज नंबर है 36 से लेकर ये आपका है
26 से लेकर 36 के बीच में। पेज नंबर 36 से लेकर 36 प्रश्नपत्र का पढ़ लीजिएगा। प्रश्नपत्र मिलेगा वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एडमिशन का लिंक भी मिल जाएगा आपको, जरूरी फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। ये सभी जानकारी आपने देखी, पसंद करी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जो सवाल हो भैया मुझसे पूछने हो तो पूछ लीजिएगा, जवाब होगा तो आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में वेट करिए एक और भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म का, जहां आई है आज ही सूचना, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा 26 अगस्त 2021 की सुबह को। उसको देखिएगा, ना पसंद करना हो ना पसंद, पसंद करना हो तो पसंद, सवाल करना हो तो सवाल कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सलाम।